नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं मुकुल शर्मा। जब भी हम जोखिम भरे कामों की बात करते हैं तो कृषि उनमें सबसे पहले हमें नजर आती है। हमारे किसान अन्नदाता जो हैं जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करते हैं। फिर वो परिस्थितियां प्राकृतिक आपदा की हो सकती हैं, बाढ़ की अगर बात की जाए, आंधी की हम बात करें, ओलावृष्टि की हम बात करें, तमाम आपदाएं हैं जिनका सामना हमारे किसानों को करना पड़ता है। और ऐसे दौर में जब नुकसान हमारी फसलों का होता है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई और कोशिश ये की गई कि जो किसान है उसके नुकसान की भरपाई हो और वो नुकसान बेहद ही कम रह जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम बीमा कराएं। कुछ किसान जो हैं वो अपनी फसल का बीमा कराते भी हैं और किसानों की रुचि को देखते हुए इसको स्वैच्छिक भी बना दिया गया। फिलहाल समय की अगर बात की जाए तो करीब 15 जुलाई और 31 जुलाई तक अधिकतर राज्यों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंतिम तिथि रखी गई है। हमारी जो खरीफ की फसलें हैं, यानी धान की हम बात करें, चने की हम बात करते हैं, सोयाबीन की हम बात करते हैं, जो हमारी प्रमुख फसलें हैं इनका आप बीमा करा सकते हैं। 31 जुलाई जो है अंतिम तारीख रखी गई है। साथ ही वो किसान जो चाहते हैं कि अगर अपनी फसल का बीमा वो नहीं कराना चाहते तो करीब एक सप्ताह पहले आपको अपने बैंक में जाकर सारी सूचना देनी होगी। लेकिन ज़रूरी यही है कि जो एक कवच की हम बात करते हैं, आर्थिक कवच के रूप में हम इसको देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, कितना ये कारगर है, कितना लाभ इसके ज़रिए हमें मिल सकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ कार्यक्रम में दो बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी जी। साथ ही मौजूद हैं कृषि बीमा कंपनी यानी AIC के महाप्रबंधक अजय सिंघल जी। नमस्कार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं बीमा कराएं और सुरक्षा पाएं। जी हाँ, फसल के लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक हम बीमा नहीं करा पाएंगे तो फसल की सुरक्षा नहीं होगी। लेकिन आइए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को काफी सुविधाएं दे रही है। खास तौर से प्रीमियम दर काफी कम है। खरीफ फसलों के लिए किसानों को महज 2% प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए प्रीमियम दर 5% रखी गई है। बाकी रकम सरकार वहन करेगी। खरीफ की जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर और सोयाबीन के अलावा तिल, धान, कपास, मोट और मूंगफली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसलों की बुआई से लेकर कटाई के बाद तक बहुत से जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आपने फसलों का बीमा कराया है और आप प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से फसल नहीं बो पाए या फसल में अंकुरन नहीं हो पाया, तब भी बीमा भुगतान का दावा किया जा सकता है। खड़ी फसलों में भी सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी आप दावा कर सकते हैं। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश या फिर चक्रवाती बरसात से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। पिछले खरीफ सीजन की बात करें तो कुल 4,15,40,000 किसानों ने 3,23,20,000 हेक्टेयर फसलों का बीमा कराया था। आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ सीजन में बीमा कराने वाले किसानों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये खास रिपोर्ट आपने देखी और जाना कितना महत्वपूर्ण है अगर हम अपनी फसल का बीमा कराते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले डॉक्टर भूटानी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। जब हमने देखा कि जो किसान हैं कितनी रुचि वो ले रहे हैं, और अगर ज़्यादा देरी नहीं लेकिन पिछले साल की भी हम बात करते हैं तो खरीफ सीज़न में हमने देखा था रिकॉर्ड तादाद में जो किसान हैं वो इस योजना से जुड़े थे। खरीफ सीज़न अब भी चल रहा है और जो समय है हम मान सकते हैं उचित समय और जल्द से जल्द किसान अगर बीमा करा लें तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। इस बारे में चाहूँगा आप क्या जानकारी देना चाहेंगे हमें किसानों को?
हमने फसल बीमा जो योजना है उसका पूरा पुनर्अध्ययन किया मंत्रालय में, सर्वोच्च स्तर तक इसका दोबारा उसको एग्जामिन किया और कई सारे बदलाव किए हमने, पुनर्गठन किया स्कीम का। फरवरी में हमने ये पुनर्गठित स्कीम दोबारा चालू की है। जो किसानों की शिकायतें थीं या उनकी ग्रीवेंसेस थीं या और जितने हमारे संस्थान हैं जो या सरकारी एजेंसी जो हमारी स्कीम को चलाती हैं या संचालन करती हैं, उनसे जो हमको इनपुट आए थे, राज्यों से जो हमको सूचनाएं मिली थी, किसानों के जो संगठन उनसे सूचनाएं मिली थी, उसके आधार पर हमने इसका व्यापक अध्ययन किया, सबसे बातचीत की। उसके बाद हमने काफ़ी सारी बदलाव इसमें किए। एक आपने बदलाव की बात की कि किसानों की बड़ी मांग बहुत सालों से रही है कि स्कीम को स्वैच्छिक बना दिया जाए। जो हमारे ऋणी किसान हैं, जो सरकार से आसान किश्तों पे आसान दर पे लोन लेते हैं, उनका इसमें पहले जुड़ाव तो स्कीम से उनके लिए कंपलसरी था, मैंडेटरी था, उसको हमने हटा दिया है। अब किसान इस स्कीम से स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं और जो किसान, जो ऋणी किसान भी हैं, चाहें अगर वो किस स्कीम से उनको नहीं जुड़ना है, उनको फसल बीमा नहीं चाहिए, तो जो भी आखिरी तारीख है जिस दिन बीमा खरीदना है उनको, जो कट ऑफ डेट हम बोलते हैं, जैसे 31 जुलाई आपने बताया या 15, कुछ राज्यों में 15 जुलाई है, उसे 7 दिन पहले तक बैंक में लिखित सूचना देके आप स्कीम से बाहर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से इसको स्वैच्छिक बनाया गया है, लेकिन आपको जागरूक रहना है और जागरूकता के साथ साथ जो हम बचाव की बात करते हैं ये बेहद ज़रूरी है। जैसे हम फिलहाल का जो समय चल रहा है, ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे, लेकिन जो हमारी फसलें हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके साथ साथ प्राकृतिक आपदा की वजह से वहाँ पर कोई नुकसान ना हो, इसके लिए ज़रूरी जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसको अगर हमारे जो किसान अपनी फसल का बीमा करा लेते हैं, इस बारे में अजय जी आपसे भी मैं जानना चाहूँगा। जिस तरीके से किसानों की जो रुचि है वो नज़र आती है, स्वैच्छिक भले ही कर दिया गया हो, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं जो किसान है जागरूक अब हो चला है और वो महत्व जानता है कि अगर फसल का बीमा कराया है तो कितना महत्वपूर्ण है ये उसके लिए। बिल्कुल ठीक कहा मुकुल जी आपने। ये देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा खरीफ 2016 से लागू है। पहले ही वर्ष में इसमें बहुत एक चढ़ाव आया जो उसके किसानों ने, जिन्होंने इस स्कीम को लिया, और धीरे धीरे ये बढ़ता रहा। जैसे सर ने भी कहा कि एक फार्मर्स किसानों की एक डिमांड थी कि भाई ये स्वैच्छिक करा जाए, लेकिन स्वैच्छिक के करने के साथ साथ इस बात पर गौर किया जाए कि किसान को बहुत ही न्यूनतम राशि इसमें देनी पड़ती है। 80% से ज़्यादा राशि जो है सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। ये हमारा प्रचार और प्रसार का एक शायद कुछ कमी रही होगी जो पूरा हम नहीं कर पाए, नहीं तो ये किसानों के लिए बहुत ही फायदे की एक स्कीम है। लेकिन हर स्तर पर हमने देखा प्रचार प्रसार का, आपने क्योंकि यहाँ जिक्र किया, तो पूरी तरीके से गांव-गांव तक डॉक्टर आशीष अगर हम देखें पूरी जानकारी जो है हमने देखा किस तरीके से पहुँचाई गई और शायद उसी के फलस्वरूप हम मान सकते हैं जो किसान हैं उन्होंने बीमा कराया भी है। जी, आप देखिए जहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती हैं, राज्यों में जहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है, चाहे विदर्भ लू, मराठवाड़ा के जो हमारे इलाके हैं, महाराष्ट्र में या आपका बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से और भी कई राज्यों में जहाँ पर ऐसा देखा गया, वहाँ पर किसानों ने बड़ी संख्या में बीमा कराया। आप देखिए महाराष्ट्र में देखिए कि अगर 60 से 70% किसान गैर ऋणी किसान हैं। जी बिल्कुल, जिन्होंने लाइन में लग रात के 12 बजे तक लाइन में हज़ार लोगों ने बीमा कराया है। जहाँ पर उनको लगता है कि उनको इस वर्ष की जरूरत है, ऐसा बीमा उनके पास होना चाहिए, आगे बढ़ के खुद आए हैं, खुद ही उन्होंने योजना के बारे में जानकारी हासिल की, चाहे वो इंटरनेट से की हो, ऑनलाइन बैंक में जाके जो हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी उनसे जानकारी लियो, खुद सीखा है, बीमा करवाया। जी बिल्कुल, और लेकिन जैसा आपने कहा कि जो वो तमाम क्षेत्र है जहाँ पर हम देखते थे सूखे की वजह से काफ़ी समस्याएं रहती थी किसानों को और पूरी तरीके से जो आर्थिक स्थिति थी वो चरमरा जाती थी, लेकिन एक आर्थिक कवच के रूप में हम इस योजना को मान सकते हैं। और फिलहाल की जो स्थिति चल रही है डॉक्टर आशीष, क्योंकि जो कोरोना का संकट है उसको देखते हुए भी बाकायदा पोर्टल हमारे पास है जिससे किसान जो है घर बैठे ही अगर इन्होंने इंश्योरेंस कराना है तो करा सकते हैं। जी, अब हमने ऐसी सुविधा दी है किसानों को कि किसान के पास कई विकल्प हैं। जो ऋणी किसान हैं, बैंक से उनका लोन आता है, वो तो मैंने बताया कि वो तो उनका तो लोन उनका तो बीमा हो ही जाता है। जी बिल्कुल, और उनको भी अभी हमने वॉलंटरी कर दिया, उनके लिए स्वैच्छिक कर दिया। और जो किसान गैर ऋणी हैं वो हमारे जन सेवा केंद्र हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां जाके बीमा करवा सकते हैं। जी, या बैंकों के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जो बैंकों के जो मध्यस्थ होते हैं, जो घर घर जाते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, उनसे बीमा करवा सकते हैं। जी, इंश्योरेंस कंपनी के इंटरमीडियरी हैं बहुत सारे जो गाँव में आते हैं इंश्योरेंस करवाने, उनसे बीमा करवा सकते हैं। और हमारे पोर्टल पे ऑनलाइन जाके
जाके भी बीमा खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके पास विकल्प बहुत हैं। हम और भी इसमें विकल्प जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह, उनसे भाई बातचीत चल रही है। हमारा मतलब ये हमारा ये है कि लक्ष्य है कि हम हर तरह की सुविधा, हर तरह के ऑप्शन किसान को दे सकें कि उसको अपने घर से बहुत दूर न जाना पड़े। जी बिल्कुल, और कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो बीमित क्षेत्र के अंदर आ सके, यानी जो हमारी फसलें हैं वो सुरक्षित रहें और प्राकृतिक आपदा की वजह से वहाँ अगर नुकसान भी होता है तो उस नुकसान की भरपाई हो सके और किसानों को बिल्कुल भी आर्थिक संकट ना झेलना पड़े। अजय जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अलग अलग तकनीक जो है वो अब इस्तेमाल की जाने लगी है। एक समय था जो किसानों के शिकायतें ज़्यादा आती थी, आरोप लगाते थे कि हमारे साथ यहाँ पर अगर कहा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से जो अवलोकन है वो नहीं किया गया और उतना मुआवजा नहीं मिला, लेकिन उसको देखते हुए तमाम खामियों को पार करके हम मान सकते हैं अब तकनीकी रूप से भी काफ़ी हम मजबूत हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो भूटानी जी ने अभी बताया कि सुधार हम लाए हैं किसानों से बात करके, बहुत लंबी प्रक्रिया रही। खुद मिनिस्ट्री के लेवल पे भी मैं बताऊंगा कि हर वीक में 2 बार वीसी होती है जी। और ये लॉकडाउन से पहले से ही प्रक्रिया पिछले 2 साल से चल रही है, जिसके अंदर सारे राज्यों से, सारी इंश्योरेंस कंपनी से, किसान संघों से सबसे विचार विमर्श किया जाता है जी। उसके आधार पर जितने भी सुधार ला सकते थे वो हम इस रिवैम्प स्कीम में लाए हैं जी। और तकनीकी की जहाँ बात है, इसमें किसान का जो मुद्दा रहता था वो क्लेम लास्ट में जब सीजन के ख़त्म होने के बाद जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो प्रयोग होते हैं जी। वो अभी तक मैनुअल होते थे और अभी भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें तकनीक का एक समायोजन किया गया है रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट के द्वारा। काफ़ी उसके अंदर दोनों का मिश्रित एक रूप लिया जाएगा और उससे प्रक्रिया है वो बहुत ही शीघ्र होगी, उस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। और आने वाले सीजन्स में जो ये जो विलंब और किसानों की एक शिकायत रहती थी उस पर काफ़ी हद तक सुधार होगा। जी बिल्कुल, काफ़ी सुधार हम देख भी चुके हैं। जिस तरीके से डॉक्टर आशीष आपने बताया कि एक बड़ा बदलाव तो हमने किया ही इसको स्वैच्छिक बना के, लेकिन जिस तरीके से अगर हम माने आधुनिकीकरण की एक झलक जो यहाँ नज़र आती है, जैसा अजय जी ने भी हमें बताया कि पूरी तरीके से हम सक्षम हैं तकनीकी रूप से अगर बात करें, लेकिन खासतौर से अगर खरीफ सीज़न को अगर हम देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो हमें नज़र आता है, लेकिन जब खाद्य सुरक्षा की हम बात करते हैं और किसानों की जो आमदनी है उसको भी हमें दोगुना करना है, इस परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं ये योजना कितनी महत्वपूर्ण वहां पर। देखिए, अगर किसान की आय दुगुना करने के लिए इस योजना का बहुत बड़ी अहम भूमिका है। अब किसी की आय भी अगर आपको दुगनी करनी है तो जिस साल फसल खराब हो ऐसा आपको करना है कि उसकी जो पूंजी उसने लगाई उसका स्खलन तो नहीं होना चाहिए, वो तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तब तो उसकी आय दुगनी होगी। तो अगर फसल बीमा ले रखा है किसान ने, जैसे कवच को ले रखा है, तो कम से कम जितनी उसकी लागत है उसको पूरे पैसे मिल जाएंगे। उस साल उसका नुकसान नहीं होगा। आपने एक साल में 100 रुपए कमाए, अगले साल आपके 100 रुपए चले गए, आप तो 50 रुपए आगे, 2 साल के 50 रुपए आगे, हमारे किसान बरकरार रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, कोशिश तमाम हम कह सकते हैं कि रंग लाती नज़र आती हैं जब भी हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। और यहाँ अजय जी अगर हम देखें जिस तरीके से स्वैच्छिक जो एक हम मान सकते हैं बड़ा बदलाव जो इस योजना में किया गया, कितना असर उसका आपको नज़र आ रहा है फिलहाल? देखिए, जैसे सर भूटानी जी ने भी बताया, महाराष्ट्र में 60 से 70% जो किसान हैं वो पहले से ही स्वैच्छिक है जी। तो ये इसका बदलाव मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ किसान संघ के द्वारा आया था, तो इसको माना गया जी। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क इसका पड़ेगा क्योंकि ये जैसा मैंने बताया ये अब बीमा कंपनियों के प्रचार प्रसार पे भी बहुत निर्भर है कि हम किसान तक कितना पहुंच के उनको बता पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो एक फॉल है वो नहीं आने लग रहा, लेकिन ये बात ठीक है कि ये किसान के लिए इतनी उपयोगी है। और ख़ास तौर से जो ये माहौल अभी जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जो मौसम में बदलाव आ रहा है, तो उसके कारण अब पहले साइक्लोन 5 साल में जो जितने आते थे उसके नंबर डबल हो गए हैं। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक विपदाएं हैं और किसान को सिर्फ 20% देना पड़ रहा है, 80% जो है सरकार दे रही है। हम अगर ये मैसेज किसान तक ले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि स्वैच्छिक करने से कोई बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदे की स्कीम है और बहुत ही
कम मूल्य पे किसान को मिल रही है। जी बिल्कुल, दो काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही कि ना सिर्फ जो लागत है वो किसान की उतनी ज़्यादा इसमें नहीं है, बहुत ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है। और उसके साथ साथ डॉक्टर आशीष, अगर हम जलवायु परिवर्तन को देखें, खासतौर से जो हमारी तटीय सीमा है वो काफ़ी लंबी है और लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि चक्रवात की समस्या रहती है या और कुछ प्राकृतिक आपदा आ गई, तो इन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है कि जो किसान हैं वो जागरूक हों और इस तरफ आगे बढ़ें, अपनी फसल का बीमा कराएं अगर अभी तक नहीं कराया है तो। बिल्कुल, अगर आपको उदाहरण दूं, महाराष्ट्र में खरीफ 19 में फसल कटाई के बाद जो खेत में फसल पड़ी हुई थी उसमें एक चक्रवात की वजह से व्यापक नुकसान हुआ, सोयाबीन की फसल का खासतौर से नुकसान हुआ करीब। और कंपनी, हमारे अजय जी की कंपनी का एक बड़ा वहाँ रोल था और बाहर कंपनी सामने आई और 5,500 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया जो फसल कट के खेत में पड़ी हुई थी। जी, ये हमने नई योजना में शामिल किया, पहले योजना में इस तरह का लेकिन अब हम कह सकते हैं वो नहीं था। जी, अब हम कह सकते हैं बुआई से लेके कटाई के उपरांत तक। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में साथ ही अगर हम बात करते हैं प्रीमियम की, खरीफ के लिए 2% का प्रीमियम जो है वो सुनिश्चित किया गया है पहले से ही, लेकिन अब से पिछले समय की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो प्रीमियम राशि है वो किसानों को देनी पड़ती थी। आपको क्या लगता है, क्या उसी वजह से जो किसान है वो एक धारणा ऐसी होगी कि हमें अब बीमा नहीं कराना है क्योंकि शायद लागत इसमें हमारी ज़्यादा जाती है, जबकि अब असल में लागत बेहद कम हो चुकी है? बहुत कम, जैसा अजय जी ने बताया कि किसान को 80-90% का जो सब्सिडी है भारत सरकार और राज्य सरकार 50% के अनुपात में वहन करती हैं। जी, किसान केवल जो प्रीमियम जो बाजार का प्रीमियम रेट उसका 10% देना है, अंदाज 10-12% देना है। जी, बहुत ही छोटी एक वो अमाउंट है और उसको उसका पूरा जितना भी उसका सम इंश्योर्ड है उसके लिए बीमा हो जाता है, जितना की उसकी उपज की जो वैल्यू है उसका बीमा हो जाता है। जी, तो बहुत अच्छी स्कीम है बोलूँगा किसान के लिए, बहुत कम पैसे में उसको बीमा मिल रहा है। जी, और हमने देखा है जहाँ पर नुकसान हुआ है, अगर आप कई बार ऐसी बात निकल के आती है कि साहब किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो दो बातें मैं बोलना चाहूँगा जल्दी से अपने किसान भाइयों को जो उनको समझ के लिए कि इस स्कीम में नुकसान का आकलन राज्य सरकारें करती हैं, कंपनी नहीं। जी बिल्कुल, क्योंकि कृषि राज्य का भी विषय है। उस आकलन के आधार पर भुगतान करती है क्लेम का। जी, ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम बीमा कराते हैं मोटर का, घर का, उसमें आपके लॉस असेसर्स आते हैं जो कंपनी के ही नुमाइंदे होते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो आपका नुकसान का आकलन राज्य सरकारें करती है। जी बिल्कुल, तो देखिए जो आकलन है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी रहती है। उसके बाद बाकायदा जो हमारी बीमा कंपनियां हैं वो उस आकलन का पूरी तरीके से ना सिर्फ हम कह सकते हैं उस पर लगातार जानकारी ली जाती है हर स्तर पर, और उसके बाद कोशिश ये होती है कि समय रहते ही जो मुआवजा है जल्द से जल्द आपके पास तक पहुँच जाए। अगर वहाँ पर कुछ देरी होती है तो हर कोई जानता है जो किसान है उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है फसल। जब भी हम सोचते हैं कि शायद अच्छी उपज मिलेगी, अच्छी उपज नहीं मिल पाती या कोई नुकसान हो जाता है, या कटाई के बाद भी, क्योंकि उम्मीद हमें यही रहती है कि जो फसल है वो पूरी तरीके से मुनाफा हमें देगी, वो मुनाफा हमें नहीं मिल पाता। लेकिन यहाँ अजय जी अगर देखा जाए, जैसा कि अभी डॉक्टर आशीष ने भी हमें बताया कि ना सिर्फ स्वैच्छिकता जो है वो इसमें की गई, जो प्रीमियम की भी अगर हम बात करते हैं और अक्सर किसानों की जो शिकायतें रहती थी उसके लिए क्या कुछ या इस योजना की पारदर्शिता के लिए हम मान सकते हैं कि बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल, बीमा कंपनियों पर अक्सर हम मान सकते हैं जो किसान हैं उनके सवालों की बौछारें होती रहती हैं कि पारदर्शिता नहीं है या समय से जो बीमा कंपनी के जो व्यक्ति हैं वो नहीं पहुंच पाए। कैसे हम इसको और पारदर्शी बना पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इस बात पर बहुत जोर रहा क्योंकि बीमा कंपनियां वैसे ही बदनाम रहती हैं दूसरे क्षेत्रों के कारण। तो इसमें भारत सरकार का मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। पिछली 4 साल से जब से ये स्कीम चली, जी, पहले सीजन के बाद से लेकर इसमें सुधार का जो प्रक्रिया है बिल्कुल निरंतर जारी है। भारत सरकार कृषि मंत्रालय और बुटानी जी उसमें ज़्यादातर टाइम रहे हैं जी। तो बीमा कंपनियों पे काफ़ी पेनल्टीज़ वगैरह भी लगाई गई हैं जो डिले का, जो अगर किसी का किसानों का अगर क्लेम देर से आता, हालांकि पेनल्टी या दंड लगाने का जो इंटेंशन थी वो ये नहीं थी, वो यही था कि एक प्रक्रिया में सुधार आए। और जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, पूरा ये पोर्टल, पूरा का पूरा पोर्टल अब अगर आप देखेंगे जो ये भारत सरकार ने बनाया है, ये कहीं पूरे विश्व में अपने आप में एक अलग ही एक वो चीज़ है कि आपके इसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर, जितने भी जिन हितधारक हैं, सारे हितधारक इस पोर्टल के अंदर हैं। इसमें जितनी बीमा कंपनियां हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, जितने बैंक्स हैं,
जितने मध्यस्थ हैं इंश्योरेंस कंपनी के, सब के सब इससे जुड़े हुए हैं जी। सब इसमें डाटा एंट्री करते हैं। ये पोर्टल सबको अवेलेबल है, कोई भी इसमें देख सकता है, कोई किसान खरीदना चाहे खरीद सकता है। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है, और जो अब स्थिर भी हो गया है। शुरू में जैसा कि हर तकनीकी क्षेत्र में आता है कि शुरू में थोड़ी कुछ परेशानियां रहती जी। हैं, अब ये बिल्कुल स्थिर हो गया है, बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल पारदर्शिता है। आपके क्षेत्र में कितना, कौन सी फसल का बीमा हो सकता है, क्या प्रीमियम रेट है, क्या क्लेम आया है, क्या कौन कौन इसको कर सकता है, सब बातें उसमें हैं। तो पारदर्शिता के लिए मैं कहूँगा कि और अब क्लेम का भी डाटा इसमें आने लगा है, तो अपने आप में ये भारत सरकार की वजह से बहुत बड़ी एक उपलब्धि है इस स्कीम के लिए। जी बिल्कुल, ना सिर्फ एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देख सकते हैं, बल्कि जब विश्वास की बात आती है तो किसान का ये विश्वास भी है कि अगर किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल में नुकसान होता है तो उसको ये संतुष्टि रहती है कि मेरी फसल का बीमा है और जल्द से जल्द मुझे उस नुकसान की भरपाई भी होगी और आने वाले समय में भी आर्थिक संकट उनके सामने नहीं आएगा। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। जी हाँ, बीमा कराएं और सुरक्षा पाएं, हमारी फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ डॉक्टर आशीष, आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि राज्यों का विषय तो रहता है, लेकिन कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जो थोड़ा पीछे हटते नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि जो बीमा की, जैसे अजय जी ने कहा कि जो बीमा कंपनियाँ हैं अक्सर बदनाम हो जाती हैं या शिकायतें उनकी इतनी ज़्यादा आती हैं। क्या वही एक वजह हम मान सकते हैं जो राज्य थोड़े से पीछे हटते हैं, या कुछ और वजह आपको इसके पीछे नजर आती है? एक बात बोलना चाहूँगा, किसानों को समय से क्लेम क्यों नहीं मिलता जी, उसके कारण क्या है? उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस हैं जो पूरी होने ही तब भुगतान होगा क्लेम का। कि राज्य सरकार को अपना राज्यांश कंपनी को देना होगा, जो प्रीमियम की राशि जो राज्य सरकार को देनी है, अपना जो सब्सिडी की बात हम करते हैं जी, और फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े कंपनी को देने होंगे, इसके आधार पर क्लेम का आकलन हो सके। जी, ठीक है, और इसको प्रयोग इतने करवाने होंगे तब आंकड़े देने होंगे। तो परेशानी कहाँ पर आ रही है? कुछ राज्यों में जहाँ पर प्रयोग टाइम से नहीं हुए, जितने होने चाहिए उतने नहीं हुए, या उसमें पारदर्शिता में कुछ शिकायतें हैं, वहीं पर प्रॉब्लम है। और कुछ राज्यों में आपके सब्सिडी देने में भी देर हुई, इसके आधार पर या इसके कारण क्लेम रुके हुए हैं किसानों के। जी, भारत सरकार अपने पैसे एडवांस में इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी हमारे पैसे रखती है, और जैसे ही राज्य सरकार के पैसे रिलीज होते हैं हमारे साथ रिलीज होके हाथ के हाथ क्लेम का बंटवारा का भुगतान कंपनी कर देती है जी। तो कोशिश यही है कि इन चीज़ों को देखा जाए। हमने जो पुनर्गठन किया स्कीम का, उसमें इन बातों पर हमने ध्यान दिया है कि अगर कोई राज्य सरकार 1 तारीख तक क्लेम अपनी राशि नहीं देती तो अगले सीजन में भाग नहीं ले सकती स्कीम में। पहली बात तो ये की हमने, बिल्कुल। और जहां पर फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े नहीं आए समय से, वहां पर आप टेक्नोलॉजी के आधार पर आंकड़ों का आकलन करके आप उसका भुगतान कर दें। उसके भी कटौती हमने बैठा दी है गाइडलाइन में। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं जो केंद्र सरकार है या हमारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है पुरजोर कोशिश यही करता है। कभी कभी राज्य सरकारें जो हैं उनकी वजह से देरी होती है, या जो आंकड़े हैं, जो पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि डॉक्टर आशीष ने कहा कि जो पूरी प्रक्रिया के तहत ही जो मुआवजा है वो एक किसान तक पहुँचता है, उसमें थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर होता है। लेकिन ये ज़रूरी कि आप अपनी फसल का अगर बीमा करा रहे हैं तो सारी जानकारी आपके पास भी हो। यहाँ अजय जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी किसानों की ये भी शिकायत रहती है कि हमारी फसल का बीमा तो हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी कौन सी है, अगर वहाँ नुकसान हुआ तो कोई सर्वेक्षण करने आएगा नहीं आएगा, ये जानकारी किसानों को तक नहीं पहुँच पाती। तो इसके लिए जो हमारी बीमा कंपनियाँ हैं उनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं?
देखिए, सरकार अपने स्तर पर पूरी जानकारी दे रही है, लेकिन जो बीमा कंपनियां हैं उनकी क्या जिम्मेदारी? बीमा कंपनी का जैसे शुरू में तो ये रहा कि क्योंकि ये ग्राम स्तर पर स्कीम है, किसान गांव तक पहुंचना था, तो स्कीम में हालांकि ये प्रावधान था कि बीमा कंपनी का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, जो आदमी है, वो जो कार्य वो वहाँ पर तहसील लेवल पर रहेगा, एक कर्मचारी लेकिन वहाँ ये होगा। वास्तविक रूप में अमल नहीं हो पा रहा था। तो इस बात पर भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया और कुछ दंड वगैरह भी लगाए। और उसके अलावा क्योंकि वहाँ ऑफिस होगा, आदमी होगा, जब भी आप अटेंड कर पाएंगे, जब भी आप किसानों की समस्या को समझ पाएंगे। जी। तो इस बात पर कुछ राज्य सरकारों ने भी इस पे बहुत ज़्यादा दिया। तो अब जो है सारी कंपनियों ने, जितनी भी कंपनियां इस स्कीम को लगा रही हैं, अपने व्यक्ति रखे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, ऑफिस खोले हैं। एक तो ये है। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि पोर्टल का स्थायी रूप से चलना एक बहुत हमारे लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। जी। और बीमा कंपनियों ने अपने कॉल सेंटर, जैसे हमारा भी कॉल सेंटर है, और इस तरह के जो ग्रीवेंसीज हैं किसानों के, उसके लिए है, जागरूकता के लिए, प्रचार प्रसार के लिए जितने भी साधन उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार ने ये भी प्रावधान कर दिया स्कीम में कि 0.5% जो है प्रीमियम का जो है वो खर्चा सिर्फ प्रसार में जाएगा। और अगर वो कंपनी कोई नहीं कर पाएगी तो वो पैसा भारत सरकार वापस ले लेगी। जी, इस कदर तक मतलब प्रचार प्रसार पे ध्यान दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि स्वैच्छिक जो हुआ वो सही इस टाइम पर हुआ कि उसके जो फायदे फसल बीमा के हैं वो किसानों तक पहुँच चुके हैं, और इसी कारण से बहुत ज़्यादा इस पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर आशीष, क्या इसको हम एक नज़र से ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले कवर दिया गया और उसके बाद जब उसको स्वैच्छिक किया गया तो जहाँ जहाँ से वो कवर हटा तो शायद किसान को समझने में आने लगा कि जो एक योजना थी कितनी महत्वपूर्ण थी और अब मुझे क्यों आगे बढ़कर शायद बीमा कराना होगा। बिल्कुल, जैसा कि आशीष ने बताया, 4 साल हमने योजना चलाई जब ये स्वैच्छिक नहीं थी। जी। काफ़ी हद तक हमने प्रचार प्रसार किया। अब एक बड़ी उससे मैं बोलना चाहूँगा, कंपनियों को बड़ा दारोमदार है कि और जोर से प्रचार करें। अगर हमको किसानों को फसल बीमा में रखना है तो प्रचार प्रसार और मजबूत करना होगा, घर घर जाना होगा, सबको बताना होगा। इसलिए हमने कंपनी को बोला है कि 0.5% जो आप प्रीमियम लेते हैं उसका खर्चा आपको प्रचार प्रसार में करना है, व्यापक करना है। और आप देखेंगे कि इस साल में काफी फर्क है। जो खरीफ में जो प्रचार प्रसार चल रहा है, पिछले सालों के मुकाबले काफी फर्क है, काफी मजबूत हुआ, काफी सुदृढ़ हुआ है प्रचार प्रसार। स्वैच्छिक हो गई तो हमारी जिम्मेदारी हम उसके तक पहुंच, किसान तक जाएं और समझाएं कि योजना के फायदे क्या हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही डॉक्टर आशीष, अगर हम जो बीमा कंपनियां हैं उन पर निगरानी की बात करते हैं या जो उनका काम है वो सही चल रहा है या किस दिशा में चल रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ किया जाता है जिससे जो किसान है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना कर पाए आने वाले समय में? देखिए, जैसा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, बीमा किसी राज्य में किसी कंपनी को दारोमदार दिया गया, ये कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार और बीमा कंपनी के बीच में है। जी। हम क्या करते हैं, हर हफ्ते सोमवार को 2-2.5 घंटे हम वीसी करते हैं सारी कंपनी के साथ। जितने भी उनके जो परेशानी हमको राज्य सरकार से जितने भी कंप्लेंट आई हैं, जो इसका हम निराकरण करते हैं, बैठते हैं, एक चीज़ बात करते हैं। हर बृहस्पतिवार को हम सारे स्टेक होल्डर जितने हितधारक हैं, चाहे वो बैंक हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, राज्य सरकार है, CSC हैं, सबको इकट्ठा करते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। 3-3.5 घंटे हम बैठते हैं और जितने भी कंप्लेंट है राज्य सरकार को हम बोलते हैं कि आप अपने स्तर पर भी इसका निवारण वो करें, इसका रिड्रेसल करें। जी। और जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर हमने आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी भी बनवा दी है, राज्यों में नोटिफिकेशन करवा दी है, जिससे कि किसान वहां तक जा सके। जी बिल्कुल। और किसानों को पोर्टल पे, इनके कंपनियों के कॉल सेंटर पे, भारत सरकार के जो हमारा पोर्टल है वहां पर भी अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। राज्य सरकार में भी कर सकते हैं शिकायतों। और सोशल मीडिया में भी बहुत, ट्विटर पे हमारे है, मंत्रालय का फेसबुक पेज है, ट्विटर हैंडल है, हमारा इंस्टाग्राम पे है, वो है हमारा अकाउंट है, वहां पर भी शिकायतें आ रही, वहां से भी निवारण करते हैं। यानी सोशल मीडिया पर भी देखिए, अगर जो हमारे किसान, जागरूक किसान हैं, अधिकतर किसान इस पर भी मौजूद हैं, तो हर एक प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ने की कोशिश की जा रही है किसानों से। और अजय जी, अगर फिलहाल के सीजन की हम बात करते हैं, खरीफ की अगर बात करते हैं, तो कुल कितना क्षेत्र अभी तक का हमारा ऐसा है जो बीमित क्षेत्र में हम मान सकते हैं? देखिए, अगर पूरे भारतवर्ष में खरीफ रबी का मिला के जो रकबा है, क्षेत्रफल है, 19 करोड़ हेक्टेयर के करीब आता है। तो करीब 5 करोड़ के करीब हम अपनी स्कीम में कर पाए हैं पूरे साल में। तो सब 25 से 30% तक आप समझिए, 25 से 30% जो क्षेत्रफल है वो हम उसको इंश्योरेंस कर पा रहे हैं। और क्योंकि जैसा हमने कहा कि जागरूकता बड़ी है, पिछले सालों में नुकसान बहुत हुए हैं। महाराष्ट्र में, जैसे सर ने एग्जांपल दिया, पिछले एक चक्रवात से ही एक दिन में 6,000 करोड़ का क्लेम मतलब देना अपने आप में, किसी भी बीमा में कभी भी इतना क्लेम
इंडिया में पे नहीं हुआ होगा, जी। एक दिन की दुर्घटना से 6,000 करोड़ रुपए तक का क्लेम देना। जी। तो इस तरह की घटनाओं से, क्योंकि मौसम, खेती जो है मौसम पे आधारित है, मौसम बिल्कुल। बहुत रिस्की होता जा रहा है, तो इसलिए बीमा का जो क्षेत्रफल है 25 से 30% तक हमारा अभी रहा है, और अब और आगे बढ़ाने का इसका पूरा का पूरा मतलब उम्मीद है कि ये और ज़्यादा आगे जाएगा। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर आशीष, अगर हम देखें, जैसा कि अजय जी ने भी कहा, जो बीमित क्षेत्र है उसको हम लगातार बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो इस बीमित क्षेत्र के अंदर आ सकें। और अगर हम छोटे या सीमांत किसानों की बात करते हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या एक उद्देश्य भी यही है कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान ना हो, और इसीलिए उनको पहले एक प्राथमिकता के आधार पर उन्हें पहले जो उनकी फसल का बीमा कराया जाए? जैसे सर देखिए 30% इलाका बीमित है अभी आज की तारीख में, जी। जितना भी हमारी इस पर बुआई होती है। लेकिन हमने उन राज्यों को भी इसमें जोड़ा हुआ है जो डिनोमिनेटर है आपका, जो 19 करोड़ का जो आपका बुआई क्षेत्र है, उसमें वो राज्य भी जो बीमा नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। पंजाब ने कभी आज तक बीमा नहीं करवाया, उनके अपने कारण है इसके लिए। तो अगर उनको हटा दें तो बीमा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, बट वो उसमें विवाद में मैं नहीं जाऊँगा। बाहर जितने भी हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनके लिए ऑलरेडी, जैसे आपको पता है, ये स्कीम सबके लिए ओपन है जी। और जितने भी ऋणी किसान हैं उनका तो ऑटोमेटिक कवरेज हो जाता है बैंक से। बिल्कुल। और कोशिश ये रहती है कि इन किसानों को हम जितने भी चैनल से जोड़ सकें और बीमा करवा सकें। इनफैक्ट हम जितने भी हमारे आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, FPO, उनसे ही बातचीत चल रही, क्या उनको भी जोड़ के किसानों तक हम पहुंचा जा सकता है क्या? जी, ये इरादा ये है कि सब किसानों को जोड़ा जाए। इस योजना में कोई ऊपरी सीमा नहीं है, हर तरह के किसान जुड़ सकता है। छोटा खेत जुड़ सकता है, बड़े से बड़ा खेत जुड़ सकता है। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए हर स्तर पर कोशिश की जा रही है, अलग अलग माध्यम जो हैं उनका चयन किया जा रहा है। फिर चाहे हम किसान उत्पादक संगठन की बात करते हैं या स्वयं सहायता समूह की बात करें, क्योंकि पहुंच जो है वो हर एक गांव तक होनी है, हर एक किसान तक होनी है। और आप भी अगर हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो जल्दी कीजिए, अगर आपने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है। 31 जुलाई अगर आपके राज्य में 31 जुलाई उसकी तारीख है, या 15 जुलाई भी कहीं कहीं पर है, अगर 15 जुलाई भी है तो जल्दी आप कीजिए। जो अपना फसल का बीमा है वो आपको कराना होगा। और इसके लिए कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी, इसके बारे में आगे आपको हम जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं जो बीमा है फसल का, वो कराना कितना महत्वपूर्ण है। जो यहाँ अपनी फसल का अगर आप बीमा कराएंगे तो आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रह सकती है, और उसके साथ अगर कोई प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी हो सकेगी। यहाँ पर अजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब भी हमारे जो किसान हैं अपनी फसल का बीमा कराते हैं, किस तरह के दस्तावेज़ की उन्हें आवश्यकता होती है? क्योंकि अक्सर यही एक समस्या सामने आती है कि बैंकों में कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं, लेकिन अब वही काम घर बैठे भी हो रहा है। तो कौन कौन से प्रमुख दस्तावेज हैं जिनकी आवश्यकता रहती है? बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा है, क्योंकि जब भी किसान निर्णय करेगा, दो किसान, या तो ऋणी किसान होगा जिसने लोन लिया हुआ है, KCC खुला हुआ है जी, या वो गैर ऋणी किसान होगा, जिसको स्वैच्छिक बीमा होना है। तो जहाँ तक ऋणी किसान का सवाल है, बैंक के पास ऑलरेडी KYC नॉर्म्स और दस्तावेज होते हैं। वो तो जैसे अगर उसने इस बार ऋणी किसान भी स्वैच्छिक है, अगर एक हफ्ता पहले उसने फॉर्म भरा कि मुझे बीमा नहीं चाहिए, वो तो एक अलग बात है। अदर नहीं तो बैंक उसको स्वचालित प्रक्रिया द्वारा वो इंश्योरेंस हो जाएगा। जी। उसको तो सिर्फ ये सुनिश्चित करना है
कि भी 15 जुलाई से पहले कि हाँ भी मेरे बीमे की जो रकम है वो बैंक ने काट ली है और मेरी पासबुक के अंदर वो रकम डेबिट हो गई है, ताकि ये एक कंफर्म हो जाए, उसको पक्का हो जाए कि भी मेरा बीमा हो गया है। ऋणी किसान के लिए तो कोई दस्तावेज की जरूरत नहीं जी। अब रह गई गैर ऋणी किसान की, उसमें भी जैसे एक तो आधार, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अब मैंडेटरी करा जा चुका है, तो एक तो वो उसके लिए KYC के लिए ये हो गया। उसके अलावा जहाँ तक बीमा के फसल बीमा का वो है, उसमें एक जो बीमा हित है जिसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं जी। तो ज़मीन का जो कागज़ होता है वो, या फसल बुआई का एक सर्टिफिकेट होता है वो, ये चाहिए। और एक प्रपोजल फॉर्म इंश्योरेंस कंपनी जो उसका फार्म भरती है या जो उसको ऑनलाइन जो इन्फॉर्मेशन, जो बेसिक जो जानकारी जो है वो देनी है जी। और ये तो अगर आप ऑनलाइन करते हैं। और CSC जो जन सेवा केंद्र हैं उनके द्वारा बहुत बड़ी तादाद में बीमा हुआ है पिछले 1-2 सालों में जी। और बहुत बड़ा एक चैनल उभर के आया है ये। तो वहाँ पर भी यही दस्तावेज जो मैंने बताया गैर ऋणी किसानों के लिए ये करने होते हैं। तो दस्तावेजों के, और इसकी जो है CSC तो कहीं पेपर को एक्सचेंज ही नहीं करता, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी बना के उसका और वो जो है ऑनलाइन ट्रांसफर कर देता है। और पोर्टल के होने से दस्तावेजों का जो एक बहुत ज़्यादा एक स्वरूप था वो खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। अब सिर्फ बीमा का हित का जो पेपर मैंने बताया, लैंड सर्टिफिकेट या क्रॉप्स होने सर्टिफिकेट, और बस उसके बाद भी उससे देखिए और प्रीमियम देना है उनको, वो तो देना ही है प्रीमियम की राशि। बिल्कुल। और कई किसान ऐसे भी हैं जो कि लगातार अपने पासबुक में जब कराते हैं एंट्री तो देखते भी हैं कि हमारी जो प्रीमियम है वो गई या नहीं, उसके बाद बैंक में भी उस बात की शिकायत करते हैं कि अभी तक हमारी प्रीमियम जो है वो नहीं ली गई है। तो ऐसे भी जागरूक किसान हमारे बीच हैं। साथ ही यहाँ डॉक्टर आशीष, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि पिछले दिनों जो टिड्डियों का प्रकोप है देश के कई हिस्सों में रहा, और हमारी जो ये योजना है इसमें हम मानते हैं कि अगर कीट की वजह से भी नुकसान आपको होता है, जो आपकी फसल जितनी उपज आई है वहाँ भी किसान को कुछ प्रावधान रखा गया है क्या? खासतौर से कुछ ऐसा है जो टिड्डियों की वजह से नुकसान हो रहा है, इसमें भी किसान को किस तरह की भरपाई या क्षतिपूर्ति मिल सके? जैसा आपने ही बताया कि जितने भी कीट से जितना नुकसान होता है वो इसमें प्रावधान इसमें है नुकसान का। जो राजस्थान के कुछ जिलों में टिड्डी का प्रकोप ज़्यादा हुआ, इस बार तो जो प्रकोप भी आ रहा है अभी तो फसल लगी नहीं है जी बिल्कुल। पिछली बार हुई टिड्डी का प्रकोप आया तो हमने मध्यावधि वहाँ पर नुकसान का नोटिफिकेशन जारी कर राज्य सरकार ने किया, और हमने कंपनियों ने सब भुगतान किया उन किसानों का जहाँ फसल लग के खराब हुई टिड्डी की वजह से, तो उनका पूरा भुगतान हो गया उन जिलों में। तो ये एक जो जोखिम है हमारे फसल बीमा में कवर्ड है, और इसका पूरा भुगतान नुकसान का होगा आकलन के बाद। तो बिल्कुल, ना सिर्फ देखिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बल्कि अगर कीट की वजह से भी या किसी बीमारी की वजह से कोई गंभीर बीमारी, घातक बीमारी अगर फसल में लगती है तो वहाँ भी कोशिश की जाती है कि आपके नुकसान की भरपाई हो। अजय जी, इस बारे में आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी एक संभावना बनी हुई है टिड्डियों के प्रकोप की, और उस वजह से जाहिर तौर पर नुकसान किसानों को होगा। हालांकि केंद्र सरकार जो है हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि जो प्रकोप है कम से कम हो, नुकसान की गुंजाइश बिल्कुल ना रहे, लेकिन फिर भी अगर इस वजह से नुकसान होता है तो क्या कुछ प्रक्रिया है? क्या इसके लिए भी जो किसान है वो सरल तौर पर आवेदन कर सकते हैं अगर नुकसान उन्हें लगता है तो? देखिए, जैसे डॉक्टर भूटानी ने बताया, पिछले साल राजस्थान में हमारी भी कंपनी वहाँ कार्यरत थी, बाड़मेर में। जैसे पर्टिकुलरली अगर आप एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अग्रिम भुगतान 25% तक हम करते हैं स्कीम के दौरान, तो ये उस टाइम किया गया। और जैसा कि जो फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर इसमें दावा भुगतान होता है जी। तो जिस क्षेत्र में टिड्डियों का प्रकोप फसल को खराब करेगा तो जब उसके फसल प्रयोग होंगे उसके अंदर वो पूरा का पूरा नुकसान आता है, और पूरा का पूरा नुकसान उसमें पेएबल है, पूरी स्कीम हमारी कवर करती है। उसके लिए कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है कि उसमें जो वो तो ऑल रिस्क टाइप से पॉलिसी है हमारी, जो फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर जो होती है जी बिल्कुल। और अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तकनीक का भी इसमें समावेश किया गया है, तो अब हम बहुत ही और शीघ्र उसको रिमोट सेंसिंग से और तकनीक से हम देख के, तो ये जो, क्योंकि स्कीम के अंदर तो प्रावधान ऑलरेडी है जी, तो सर्वे की बजाय रिमोट सेंसिंग से और तकनीकी सहायता से उसका भुगतान और शीघ्र किया जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर आशीष, आपसे हम समझना चाहेंगे, जैसा कि अभी अजय जी ने कहा कि जो तकनीकी तौर पर अगर हम देखें काफ़ी सक्षम अब हो चुके हैं, तो आकलन के लिए भी हम मान सकते हैं एक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके बाद अगर हमें उसकी अदायगी करनी है, जो मुआवजा करना है, तो उसमें भी हम मान सकते हैं कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उस मुआवजे को, उसका जो मालिकाना हक है जिसका, एक तरीके से हम मान सकते हैं किसान, उस तक पहुँचा दिया जाए।
जैसा मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जो फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े आने में कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में देरी होती है, ये कारण है देरी से भुगतान का। तो हमने अब उसका टेक्नोलॉजी के आधार पर आकलन का भी एक कट ऑफ डेट रखी कि मान लीजिए राज्य सरकार को 31 मार्च तक आंकड़े देने हैं। अगर वो 31 मई तक आंकड़े नहीं दे पाए तो हम टेक्निक के आधार पर आकलन करके भुगतान करवा देंगे। जी बिल्कुल। हम एक चिरकाल तक रुकेंगे नहीं कि सरकार से आंकड़े नहीं आए, यानी भुगतान में देरी नहीं होगी। जी। दूसरी बात है कि हम अब प्रयोग कर रहे हैं, पायलट अपने आधार पर प्रयोग कई किए हैं कि हम सीधे टेक्नोलॉजी से आपका फसल का कितना जो ईल्ड है उसका आकलन कर सकें, जिससे कि फसल का प्रयोग हम कम कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें। उस पर भी काम चल रहा है, जिससे कि जो एक कंप्लेंट आती है कि हुए नहीं, किसी ने फेरबदल कर दी, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, उस तरह के जो मानव जो हस्तक्षेप है वो खत्म हो सके। जी बिल्कुल। तो पूरी तरीके से देखिए एक आधुनिक प्रणाली के तहत हम मान सकते हैं जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूती जो है किसानों को प्रदान करेगी। और क्या कुछ नया इसका रंग या रूप जो है डॉक्टर आशीष हमें नज़र आ सकेगा आने वाले समय में? ये टेक्नोलॉजी पे चलेगी। जी। एक सबसे बड़ी कमी जो है मैंने बताया कि फसल कटाई प्रयोग में जो प्रॉब्लम आ रही है, कम हुए आकलन नहीं हुए, पूरा जब टेक्नोलॉजी पर माइग्रेट कर जाएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, पहली बात। जी। और दूसरी बात यह है कि प्रचार प्रसार इतना बढ़ जाएगा, कोशिश है कि हर किसान को स्कीम के बारे में जानकारी हो, अपने आप स्वेच्छा से खुद जानकारी लेके स्कीम से जुड़े, मैं भी चाहूँगा। और जिसका अगर समय से भुगतान होगा और ज़्यादा किसान जुड़ेंगे। मैं ये मानता हूँ कि नंबर कम ज़्यादा उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है स्कीम इतनी मजबूत कर देना किसान अपने आप जुड़े स्कीम से। हम उसके पास जाए भी आप जुड़िए, वो कहेगा मेरे को स्कीम दीजिए, ऐसा मेरे को ऐसा एक माहौल बनाना है यहाँ पर। जी बिल्कुल। और इसके लिए जो जिम्मेदारी हमारी बीमा कंपनियों की भी है, इस बारे में अजय जी क्या कहना चाहेंगे आप? बस जैसे कि फसल बीमा के 3 अगर भागों में करूँ, फसल बीमा होना, फिर दावे का आंकलन होना और दावे का भुगतान होना, इन तीनों क्षेत्रों में जैसे प्रचार प्रसार करके और किसान तक हमें ये संदेश पहुंचाना कि भाई अब जो है ये इसमें 80 से 90% प्रतिशत तक छूट है, सिर्फ एक सूक्ष्म भाग देके आप इतना बड़ा जोखिम अपना कवर करा सकते हैं, वो प्रचार प्रसार से होगा। आंकलन के लिए हमने जैसे बताया कि तकनीकी सहयोग और करके उसमें पारदर्शिता लाके करके वो हम आंकलन अतिशीघ्र करेंगे। और असली जो बीमा का जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो बीमा का एक ध्येय है कि वो किसान को जल्दी से जल्दी उसके खाते में पहुंचे, तो भारत सरकार ने डीबीटी जो सीधा बैंक में खाते में किसान की राशि जाए, ऐसा कंपलसरी बिल्कुल कर दिया है। और इसको बहुत सूक्ष्म तरीके से मॉनिटर भी किया जा रहा है कि भाई कौन कंपनियों ने कितना आपने क्लेम दिए। पहले क्या होता था, चेक जा रहे हैं, चेक कहाँ पड़े हुए हैं, कितने दिन में उसके खाते में जाएगा, बैंक आगे किसान को पैसा ही नहीं भेजता था। अब लापरवाही की कोई संभावना नहीं है। विलंब भी बिल्कुल खत्म। डीबीटी जो है सीधा बैंक किसान के बैंक खाते में पैसा जाएगा, ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर आशीष, अगर जो हमारे बागवानी वाले किसान हैं, क्या उनके लिए भी हम मान सकते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, योजनाएं हैं, वो आएंगी जिससे उनका जो नुकसान होता है उसकी भी क्षतिपूर्ति उन्हें मिल सके? फसल बीमा योजना हम बात करते हैं तो फसल बीमा योजना एक अकेली स्कीम नहीं, 2 योजना है। जी। एक फसल बीमा योजना जो हम बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वो ये योजना है जहाँ पर आप फसल कटाई प्रयोग के आधार पर आकलन करते हैं नुकसान का। एक हमारी और योजना है पुनर्गठित मौसम आधारित योजना। उसमें हम ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से निकालते हैं कि कितना आपका जो मौसम बदलाव है, इसके आधार पर हम नुकसान निकालते हैं और भुगतान करते हैं। वो उन जिन्सों के लिए किया जाता है जिसके लिए हमारे पास फसल कटाई प्रयोग के मजबूत प्रोटोकॉल नहीं है। जी। तो जैसे आपने बताया बागवानी फसलों में कई सारी फसलें ऐसी हैं, इसके लिए हमारे पास फसल कटाई प्रयोग के आकलन के तरीके या तौर तरीके नहीं हैं या डेवलप नहीं हुए हैं। वहाँ पर उन जिन्सों को हम कवर करते हैं और ये आपका पुनर्गठित मौसम आधारित योजना से। जी, वो भी चल रही है, कई राज्यों में चल रही है और कोशिश ये रहती है कि हम उसका एक प्रोटोकॉल डेवलप कर सकें जिससे कि फसल बीमा भी इसको समाहित हम कर सकें। चलो बिल्कुल। आखिर में अजय जी मैं चाहूँगा अगर आप कोई खास संदेश अगर किसानों को देना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण संदेश, कुछ राज्यों में बीमा करवाने की अंतिम तारीख 15 जुलाई है जी। काफ़ी सारे राज्यों में 31 जुलाई है। मेरा यही एक संदेश है कि क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत इसमें राशि लगी हुई है और जो किसान अपना इन तारीख से पहले सुनिश्चित कर लें कि उनका फसल का बीमा हो गया है जी। उसके लिए
लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, तो आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें और अभी जाकर अपने बैंक से या जो पोर्टल में जाके मध्यस्थ द्वारा बीमा कराएं और ये कर लें, सुनिश्चित कर लें। उससे जो एक किसान की जो आय है उसमें बहुत ज़्यादा एक सुनिश्चितता आएगी जी। तो और अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत भारत सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर और बीमा कंपनियों के साथ उसमें बहुत मेहनत की है, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है और आने वाले टाइम में ये दिखेगा। जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर आशीष, आप भी कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसानों को? योजना बहुत अच्छी है और आपको समझाने के लिए हम आपके घर घर तक पहुंच रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस योजना से जुड़ेंगे, समय से बीमा करवाएंगे, जिससे कि आपका अगर नुकसान हो जाए किसी कारण आपदा से, आपकी पूरी भरपाई हो सके और आपको किसी का मोहताज, किसी सूदखार का, मनी लेंडर का मोहताज ना होना पड़े। जी बिल्कुल। देखिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आत्मनिर्भर हमारे किसान हैं और हर एक योजना जो है वो उसका उद्देश्य यही है कि जो देश है हमारा और हमारे देश की जो आर्थिक रीढ़ है वो कृषि को माना जाता है, जो सीधा किसान से जुड़ी हुई है। तो हमारा किसान अगर मजबूत होगा, आत्मनिर्भर होगा तो और भी ज़्यादा हमारा जो देश है विकास की राह पर आगे बढ़ सकेगा। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, आने वाले समय में कई बड़े बदलाव जो हैं वो इसमें हमें नज़र आ सकते हैं। जिस तरीके से अभी बदलाव हमने देखे हैं तकनीकी रूप से भी, लेकिन लगातार आपको हम यही बता रहे हैं, अगर आपके राज्य में 15 जुलाई या 31 जुलाई तक इसकी अंतिम तारीख रखी गई है खरीफ के लिए बीमा कराने की, तो जल्दी कीजिए, बिल्कुल देरी आपको इसमें नहीं करनी है। अपनी फसल का बीमा कराइए। फसल अगर आपकी बीमित रहेगी तो प्राकृतिक आपदाओं से किसी भी तरह का नुकसान अगर होता है तो उसकी भरपाई आपको जल्द से जल्द हो सकेगी। हम उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्षेत्र है वो बीमा क्षेत्र में आ सकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है इसके अंतर्गत आ सकेंगे, जिससे उनकी आमदनी ना सिर्फ दोगुनी होगी बल्कि जो एक सुरक्षा कवच है, आर्थिक कवच जो है वो पूरी तरीके से मजबूत रह सकेगा। फिलहाल आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। तो जाना आप सभी ने कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की और जो इसकी अंतिम तारीख है आपके राज्य में, वो आप जल्दी से मालूम कीजिए और उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप अपनी फसल का बीमा कराएं। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।